हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 19 अप्रैल और है ट्यूसडे। आज की तारीख से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट, यानी कि किस तरीके से हमारी हमारी जेल हैं उनको लेकर मॉडर्नाइजेशन हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनमें कमी देखने को मिल रही है कि हमारे प्रिजन्स जो हैं, जेल खाने जो हैं, उनमें किसी तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो, उसको प्रोजेक्ट को लेकर बात चल रही है। ये आर्टिकल हमारा जनरल स्टडीज़ सेकंड से इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस आप इसको रिलेट कर सकते हो। इसका सोर्स इकोनॉमिक टाइम्स है। होम मिनिस्ट्री आस्क स्टेट्स टू सेट अप सिक्योरिटी मेजर्स इन प्रिजन्स। होम मिनिस्ट्री ने किस तरीके से स्टेट से पूछा है कि आप किस तरीके से सिक्योरिटी मेज़र उठाओगे जेल खानों को लेकर। इशू क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू की है एक गाइडलाइंस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए कि किस तरीके से आप मॉडर्नाइजेशन करो प्रिजन्स के अंदर, अंडर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट। अब इसकी ज़रूरत क्यों है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट की? क्योंकि प्रिजन्स जो हैं इम्पोर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ द कंट्री के। ये ओनली प्ले नहीं करते कि क्रिटिकल रोल इन कीपिंग द ऑफेंडर्स इन कस्टडियल, यानी कि सिर्फ प्रिजन्स को कस्टडी में बंद करने पर ये रोल नहीं करते, जबकि ये रोल करते हैं इन द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन एंड री इंटीग्रेशन विद द सोसाइटी थ्रू वेरियस कोऑर्डिनेशंस प्रोग्राम्स इन दी जेल में जो चलाए जाते हैं। MPPP क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को कि वो इस प्रोजेक्ट के द्वारा मॉडर्न डे सिक्योरिटी इक्विपमेंट ला सकें प्रिजन्स में, जिससे सिक्योरिटी ऑफ जेल्स थोड़ी सी एनहेंस हो सके। फैसिलिटी द टास्क ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशंस ऑफ प्रोविजंस थ्रू द कोरिलेशंस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। इसकी ड्यूरेशन कब से कब तक है? ये 5 साल के लिए चलाया गया था MPP 2021 से 2026 के लिए। इसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट इन एड प्रोवाइड कराएगी, यानी कि कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को, जिससे वो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सके। ग्रांट इन एड एक पेमेंट है जिसके अंदर नेचर ऑफ असिस्टेंस, डोनेशंस, एक्सग्रेशिया, कंट्रीब्यूशन कराया जाता है गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बॉडी, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स के द्वारा किसी भी छोटी बॉडी को। अब डिटेल्स क्या है इसकी? लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स आपको 3 देखने को मिल जाएंगे। 3 बड़ी बड़ी परेशानी जो हमारे प्रिजन्स ऑफ इंडिया में देखने को मिल जाएंगी, जेल खानों में देखने को मिल जाएंगी, जिसमें सबसे बड़ी आती है ओवर क्राउडिंग, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी। दूसरा है अंडर स्टाफिंग्स एंड अंडर फंडिंग, इसके अंदर स्टाफ की कमी देखने को मिल जाएगी और फंडिंग की भी कमी देखने को मिल जाएगी। तीसरा वायलेंट क्लासेस, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लेसेस हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हिंसा हो जाती हैं प्रिजन्स के अंदर। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या है MPP को लेकर? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फंड्स प्रोवाइड कराए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रिजन्स इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़, कि कितने जेल खाने, कितने स्टाफ हैं किस स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज़ में, उसके बिहाफ पे ही फंड प्रोवाइड कराया जाएगा। द प्रोपोजल्स ऑफ एंड फंडिंग डिसाइड की जाएगी स्टेयरिंग कमेटी के द्वारा, जो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। इसके अंदर कौन कौन से कवरेज आते हैं, कौन कौन से जेल्स को ये एसग्रेशिया कंट्रीब्यूशंस प्रोवाइड कराया जाएगा, कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को ये ब्रॉडली कवर करता है। प्रिजन्स टाइप जैसे सेंट्रल जेल होती है, डिस्ट्रिक्ट जेल होती है, सब जेल्स होती हैं, वीमेंस जेल होती है, ओपन जेल होती हैं, स्पेशल जेल होती हैं, उन सबको ये क्या एक्सग्रेशिया कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा MPP के द्वारा। MPP का ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ जेल्स में गैप देखने को मिलता है सिक्योरिटी में, उसको प्रोवाइड कराया जाए। न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट दिए जाएँ जेल्स के अंदर मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब जेल की सिक्योरिटी को लेकर भी इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए जाएँ, जैसे जेल के दरवाजे, उनके फ्रेम, उनके मेंटल डिटेक्टर, सिक्योरिटी पोल्स, बैगेज स्कैनर्स, फिशिंग सर्च, जैमिंग सॉल्यूशंस को लेकर। अब उनके करेक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ध्यान दिया जाए, जैसे
एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाए, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराए जाएँ। प्रिजनर्स को रिहेबिलेशन, वो यूं ही नहीं पड़े रहें, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराया जाए। उन्हें बिहेवियर एक्सपर्ट्स बनाया जाए, उनको साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स बनाया जाए। तो आई होप गाइज आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है फंक्शनिंग ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी के बारे में इस वीडियो में हम इस आर्टिकल में पूरा समझ लेंगे। जनरल स्टडीज़ से लिया गया है। सेकंड इसको रिलेट कर सकते हो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से। ये आर्टिकल द हिंदू में आया था। द फंक्शनिंग ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ईडी मई 1 1956 में बना था, जब हम इसको ई इन्फोर्समेंट यूनिट बोलते थे। जो ये फॉर्म हुआ था इन द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। इसका एम था किस तरीके से हैंडल कर सके एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशंस को अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा के द्वारा। ईडी एक टुडे एक मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी जो इन्वेस्टिगेट करती है किस चीज़ को, प्रिवेंशन ऑफ ए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? जब भी कोई पैसा कमाता है और वो टैक्स बचाकर सरकार को टैक्स नहीं देता और उसको एक ट्रस्ट के तौर पर बाहर भेज देता है, तो ब्लैक मनी से वाइट मनी में उसको कन्वर्ट कराने की कोशिश करता है, उसको ही मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो ईडी भी इस पर काम करेगी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के द्वारा। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट के माध्यम से भी ईडी काम करेगी। फ्यूजिटिव क्या होते हैं? जो भगोड़े लोग होते हैं, जैसे मेहुल चोकसी, विजय माल्या, इनके ऊपर भी अब ईडी काम करेगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड फेरा के द्वारा। अब ईडी को पावर कहाँ से मिलती है? तो प्रोसीड्स ऑफ ए क्राइम प्रॉपर्टी मनी आर जनरेट होते हैं। जब भी मनी और प्रॉपर्टी जनरेट होते हैं तो ईडी को पावर मिल जाती है किस तरीके से पूरी कंट्री में शांति ला सके और इन्वेस्टिगेट कर सके। देयरफॉर देयर वाज ए नीड टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द लॉन्ड्रिंग ऑफ द मनी। PMLA को एग्जैक्ट रीज़न से लाया गया था 2002 में, लेकिन इसको कम्प्लीटली इनेक्ट किया गया था 2005 में। इसका ऑब्जेक्टिव है किस तरीके से प्रिवेंट कर सके पार्किंग ऑफ मनी जो आउटसाइड इंडिया से जा रही है ब्लैक मनी के तौर पर। ईडी के बारे में वो थोड़ा सा जान लेते हैं। किस एज पर ईडी को क्राइम कमिट करने की अनुमति मिल जाती है? यानी कि अगर कोई केस 1 करोड़ से नीचे का है तो उस टाइम पे तो लोकल पुलिस स्टेशन में उसको रजिस्टर किया जाएगा, लेकिन जो भी केस 1 करोड़ से ऊपर का है उसको ईडी उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ईडी उसको टैकल करेगी। तो 1 करोड़ से ऊपर का केस ही सिर्फ ईडी के देखती है। अब ईडी में डिफ्रेंशिएट क्या है ईडी और लोकल पुलिस में? केस स्टडी देख लेते हैं इसकी। अगर कोई थीफ है, उसने नेशनल बैंक के अंदर चोरी की, तो लोकल पुलिस स्टेशन में पहले उसको क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, फिर उसको ईडी के पास भेजा जाएगा। और क्राइम इज़ ओनली थेफ्ट एंड द ईडी वोंट बी इंटरफेन बिकॉज द अमाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन सीज्ड। यानी कि अगर किसी बैंक में किसी चोर ने चोरी करी और उस अमाउंट को अपने घर में रख लिया, तो ईडी उस चीज़ पर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, सिर्फ लोकल पुलिस इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेट करेगी। अब अदर रोल्स क्या हैं ईडी के? वही बात है जो प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है अगर किसी के पास ब्लैक मनी मिलती है PMLA के द्वारा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द ऑथोरिटीज़ विल डिसाइड इफ अरेस्ट इज़ नीडेड पर सेक्शन 19 पावर ऑफ द अरेस्ट। ईडी सेक्शन 19 के द्वारा अथॉरिटी मिल जाती है इसको कि वो प्रिजन्स को अरेस्ट भी कर सकती है विक्टिम को। अबाउट ईडी, कैन द ईडी इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रेट्रोस्पेक्टिव्स। 2005 से पहले अगर किसी ने चोरी की और उसने मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा पैसों को क्या करा, ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट करा दिया, तो ईडी इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती क्योंकि ईडी ही क्या हुई थी 2005 से पहले नहीं बनी थी। 2005 के बाद जिसने भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग में काम किया तो ईडी उस पर क्या करेगी, रिसर्च करेगी। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है ह्यूमन राइट्स को लेकर वायलेशन देखने को मिला है इंडिया के अंदर। आप जानते होंगे अभी क्या हुई है, यूएस और इंडिया की 2+2 मीटिंग हुई है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी गए थे और एक्सटर्नल मिनिस्टर हमारे जयशंकर साहब भी गए थे। तो वहाँ के यूएस के उन्होंने बताया है डिफेंस मिनिस्टर ने कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर। इसको आप रिलेट कर सकते हो जनरल स्टडीज़ सेकंड के द्वारा, जिसके अंदर पॉइंट आते हैं गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन।
इशू क्या है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट भी रिलीज़ की है, क्रिटिकल रिपोर्ट ने ह्यूमन राइट्स इन इंडिया 2021 को लेकर। रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है ईच ईयर यूएस कांग्रेस के द्वारा, जिसमें बहुत सारे कंट्री वाइज डिस्कशन होते हैं स्टेट और इंटरनेशनल लेवल पर, जिसके अंदर सिविल पॉलिटिकल वर्क राइट्स को देखा जाता है। ऑन द 4th ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के द्वारा। आप इसको यहाँ सर वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में लिखी गई है ये बात। 2021 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस इंडिया, इसका सोर्स द हिंदू है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट इन इंडिया फ्लैग्स कप्स ऑन फ्री स्पीच। इंडिया ने यहाँ पर फ्री स्पीच दिखाई है। तो यूएस के में जब मीटिंग हुई 2+2, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं, इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो हमारे जयशंकर साहब ने कहा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, कि आप अपने यहाँ भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखो, आपके यहाँ भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल है फ्लॉयड का, तो उसके ऊपर भी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिला है। तो इंडिया ने इस चीज़ पर करारा जवाब दिया है। फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट्स की, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा अरेस्ट, आर्बिट्रेरी अरेस्ट देखने को मिलता है, डिटेंशन देखने को मिलता है, कस्टडी में बंद कर देते हैं, फिर बाद में उस पर केस चलता है तो पता चलता है कि वो क्या था, वो अपराधी ही नहीं था। तो ये ह्यूमन राइट्स थोड़ा सा वायलेशन इंडिया में देखने को मिलता है। इट डिटेल द गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स ऑफ द फरवरी 2021 डायरेक्टिंग ट्विटर टू ब्लॉक अकाउंट्स ऑफ जर्नलिस्ट कवरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द 3 लेटर रिपील्ड फार्म लॉज। यानी कि बहुत सारे जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था फरवरी 2021 में, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, जो फार्म लॉज पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में जा रहे थे। तो इस चीज़ को लेकर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिलता है। अब हमारे पास क्या है, ह्यूमन बींग्स के पास रिगार्डिंग ऑफ रेस, सेक्स, नेशनलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस के द्वारा हमारे पास क्या है, राइट्स देखने को मिल जाएंगे। हमारे पास और कौन कौन के राइट हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी और टॉर्चर हमें कोई नहीं कर सकता, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन हमारे पास, राइट टू वर्क, एजुकेशन और बहुत सारे राइट्स हमारे पास देखने को मिल जाएंगे। ये फेमस क्वाइट है नेल्सन मंडेला के द्वारा, टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट इज़ टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। ह्यूमन राइट्स रिलेटेड प्रोविजंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देखने को मिल जाएंगे। मानव अधिकार जैसे उसमें आते हैं, राइट टू इक्वलिटी देखने को मिल जाएगी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सेविंग्स ऑफ ए सर्टन लॉस एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको 12 to 35 देखने को मिल जाएंगे। अब उसके अलावा अदर राइट्स और है हमारे पास, जिनको हम DPS भी बोलते हैं, आर्टिकल 36 to 51 से लेकर। इसके अंदर राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क, राइट टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, कोई बेरोजगारी में ना रहे, राइट टू इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, राइट टू एक्सिस्टेंस वर्दी ऑफ एन ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड। इसमें बहुत सारे आपको राइट्स देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ भी देखने को मिल जाएंगे। अब ये किस एक्ट हमारे, इसके अंदर कौन कौन से एक्ट और हमें देखने को मिल जाएंगे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को टैकल करते हैं। तो सबसे पहला एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, PHRA 1993 में आया था, जिसको अमेंड किया गया था 2019 में, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यूनियन लेवल पर काम करता है। दूसरा हमारे पास स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी देखने को मिल जाएगा, जो स्टेट लेवल पर काम करता है। अब एक UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था फंडामेंटल राइट्स को लेकर, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है, हमारे प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस बनाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के द्वारा। अब पहला है ऑप्शन प्रेम्बल, दूसरा DPSP, तीसरा है फंडामेंटल राइट्स। यानी कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स से अदर हमारे राइट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर है 1 to 3, यानी कि सारों के अंदर ही आपको मेंशन देखने को मिल जाएगा ह्यूमन राइट्स को लेकर। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने ये कुछ क्वेश्चन लगाए, इनका आंसर कमेंट में दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।